Hi, Chapter 1 Gravitation, Class 10 State Board. This is a concept overview for unit test. जैसे हम सबको पता है कि बच्चों का भी यूनिट टेस्ट चल रहा है. So for that I'm trying to create a small video which will give you a glance of basic concepts of the chapter 1. So here in chapter 1, Newton actually discovered that how an apple fall from a tree, and how he discovered the direction of a falling apple. उसने सोचा कि ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ये लेफ्ट में क्यों नहीं गया, राइट में क्यों नहीं गया. तो why everything is falling down towards the center of the earth. He also observed that बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, ऐसे बड़े बड़े ऑब्जेक्ट जैसे कि मून हो गया, तो ये भी सारा शायद उसी की ग्रेविटी से उसने पुल किया हुआ है. जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं कि एक बॉल है, वो इसको अगर ये बॉटल्स को अगर वो हिट करता है तो ये भी नीचे गिरता है. एक इंसान पैराशूट से आ रहा है तो वो भी नीचे गिरता है. आप बेड पर खेलते हो तो आप भी नीचे गिरते हो. आप बॉल से खेलते हो तो बॉल को आप हिट करते हो, जब बॉल बाउंस होकर ऊपर आता है तो वापस नीचे ही जाता है. ओके, and this object also, any object comes down. If you see a waterfall, the water falls to the ground level. Okay, so everything is like falling to the ground level. You see this, see, everything is falling to the ground. Now, what is gravity? The gravitational force is a universal force, and it acts not only between two objects on the earth but also between any two objects in the universe. Gravitational force एक ऐसा फोर्स है जो न कि सिर्फ यूनिवर्सल फोर्स है जो कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में काम कर रहा है. ओके, ये एक यूनिवर्सल फोर्स है जो हर जगह पे एप्लीकेबल है और वो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में काम कर रहा है. ठीक है, अब देखो एक बच्चा बॉल थ्रो कर रहा है, and this ball he is throwing upside, but every time he throws the upside, see, कोई भी डायमेंशन में आप पकड़ोगे तो बॉल को नीचे खींच रहा है. A ball thrown in the air comes back to the surface due to Earth's gravity. आप अगर बॉल हाइट से फेंकते हो, फेदर भी फेंकते हो, तो दोनों अपने अपने स्पीड में आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर. ठीक है, ये हमारा अर्थ है, ये ट्री है, ये बिल्डिंग्स है, ये हम है. सो वी ऑल आर बाइंड टू दी ग्रेविटेशनल फोर्स. मून भी हमको अर्थ की तरफ रोटेट कर रहा है और वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, वो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो उसके साथ में उसी एक ही ऑर्बिट में वो मूव कर रहा है ड्यू टू इट्स स्पीड, अपनी स्पीड की वजह से. ओके, सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स. जब हम एक स्टोन को टाई करते हैं एक स्ट्रिंग के साथ में, एक रस्सी के साथ में, और दूसरा उसका हिस्सा हमारे हाथ में होता है, ऑन द अदर हैंड उसका दूसरा हिस्सा हमारे हाथ में होता है, और जब हम उसको मूव करते हैं अलोंग द सर्कुलर पाथ, हम उसको सर्कल में मूव करते हैं इस तरीके से. सो वी आर पुलिंग द स्टोन टुवर्ड्स अस. तो क्या होता है ना, हम वो स्टोन को अपनी तरफ खींच रहे हैं. ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो हम हो जाते हैं सर्कल के सेंटर. ओके, द फोर्स स्टॉप्स एक्टिंग इफ यू रिलीज द स्ट्रिंग. अगर हम उसको छोड़ देंगे ना तो फोर्स काम करना बंद कर देती है, उसको रिलीज कर देती है, वो स्टोन को छोड़ देती है. इन दिस केस द स्टोन विल फ्लाई ऑफ अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. तो क्या होगा, जहां से छोड़ोगे, यहां से छोड़ोगे तो इस तरीके से जाएगा, तो इसको बोलते हैं टेंजेंट. अगर यहाँ से यहीं पे छोड़ दोगे ना तो यहाँ पे जाएगा. अगर बॉल यहाँ पर है, यहाँ पे छोड़ोगे तो इस लाइन में, स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा. उसको बोलते हैं टेंजेंट लाइन. सो इसका डेफिनेशन होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का, अ फोर्स एक्ट्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कल. मतलब कोई भी फोर्स जो एक सर्कल में काम कर रहा है, एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल. वो सेंटर की तरफ डायरेक्शन कर रहा है. मतलब ये बॉल राउंड राउंड घूम रहा है, बट वो खींचा कहाँ जा रहा है, सेंटर की तरफ. इसीलिए इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो सेंटर सीकिंग फोर्स, ऐसा फोर्स जो सेंटर की तरफ खींचा जा रहा है और सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स. देखो ये हर एंगल पे अगर बॉल को हम रख के देखेंगे तो हमेशा वो सेंटर में, बीच की तरफ खींचा आता है. Why does the moon revolve around the earth? Give reasons में आ सकता है. The reason is that the moon is never still. It constantly moves around us. ये हमेशा हमारे इर्द गिर्द घूमते ही रहता है. Without the force of gravity from the earth,
इट वुड जस्ट फ्लोट अवे। मतलब मून के अंदर स्पीड है, वो घूम रही है, ग्रेविटी है जो उसको पकड़ के रखी हुई है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स बंद हो जाए तो मून क्या हो जाएगा ना, मून ऐसे घूमेगा नहीं, मून अपनी ही स्पीड पकड़ के कहीं भी किसी भी एंगल में चला जाएगा। दिस मिक्स ऑफ वेलोसिटी एंड डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ अलाउज द मून टू ऑलवेज बी इन द बैलेंस बिटवीन द फॉल एंड एस्केप। मतलब अगर ग्रेविटी बंद हो गई तो मून क्या हो जाएगा, कहीं पर भी एस्केप हो जाएगा, कहीं पर भी यूनिवर्स में चला जाएगा, अपने डायरेक्शन उसको जो मिलेगा वहां पे वो चला जाएगा अपनी स्पीड के बल पे। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी नहीं है। अगर नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होगा वो बता रहा हूँ। ठीक है, और अगर ग्रेविटी है लेकिन स्पीड रुक गई मून की तो क्या होगा, मून हमारे अर्थ पे गिर जाएगा। ठीक है, सो मून कैन फॉल और इधर इट कैन एस्केप इन एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी और इन एब्सेंस ऑफ स्पीड। ये गिव रीजन में आ सकता है। वाई इज द मून नॉट अफेक्टेड बाय द सन्स ग्रेविटी। चांद जो है ना वो सन की ग्रेविटी से अफेक्ट नहीं है, बिकॉज द मून इज मच क्लोजर टू द अर्थ। मून क्या है, अर्थ से बहुत नजदीक है देन द सन। तो सिंपल है, दिस मीन्स दैट द ग्रेविटेशनल एक्सलेशन ऑफ द अर्थ टुवर्ड्स द सन इज ऑलमोस्ट सेम एज ग्रेविटेशनल एक्सलेशन ऑफ द मून टुवर्ड्स द सन। इसका मतलब क्या है कि जबकि चांद हमसे नजदीक है, अर्थ से नजदीक है, इसके लिए वो ज्यादा हमें तरफ खिंचा रहा है। ओके, Why satellite don't fall on earth? इसका आंसर very similar to this answer. Okay. Kepler's law. Kepler's का first law क्या है? Okay, before moving on, let's see. By the 16th century, a lot of data were available about planetary motion. 16th century में क्या था, बहुत सारा पुराना डेटा ऑलरेडी अवेलेबल था, जिसकी वजह से केपलर्स ने क्या किया, स्टडी किया उसको, पुराने डेटा को भी स्टडी किया और उसने 3 लॉज बनाए। फर्स्ट लॉ क्या है, द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोसी। मतलब जो भी प्लैनेट घूम रहा है सन के अराउंड में, वो क्या करता है, सन को सेंटर मान के चलता है। सी द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज एन इलिप्स, ये इलिप्स शेप फॉर्म करता है विद द सन एट द वन ऑफ द फोसी। मतलब सन को सेंटर मानता है और वो मूव करते रहता है। ओके, नाउ सेकेंड लॉ इज द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज। मतलब ये एरिया जो ये प्लैनेट है ना, ये डिस्टेंस लिखा हुआ है, तो ये जितना डिस्टेंस कवर किया है उसका एरिया जितना है और जिसने जितना डिस्टेंस किया हुआ है वो एरिया, तो एरिया 1 इज इक्वल टू एरिया 2। देखो एरिया 1 इज इक्वल टू एरिया 2। ठीक है, तो ये दोनों एरिया हमेशा सेम होते हैं। ये है हमारा सेकेंड लॉ। एंड थर्ड लॉ क्या है, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance of a planet. Okay, t square is directly proportional to a cube. इसको कभी नेक्स्ट टाइम हम डिटेल्स में देख सकते हैं, अभी यूनिट टेस्ट के हिसाब से इसको इतना ही रखना है। ठीक है, now Newton's universal law of gravitation. Every object in the universe attracts every other object with the definite force, fixed, unlikely to change. ठीक है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट जो यूनिवर्स में है वो हमेशा क्या है, अपनी तरफ एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन रखते हैं, आकर्षण रखते हैं। ठीक है, तो इसमें दो थियोरीज है। फर्स्ट थियोरी क्या है, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, विच फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। मतलब क्या, जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। ये फर्स्ट थ्योरी है। और सेकंड थ्योरी क्या है, दिस फोर्स मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या, मतलब वो घटेगा। इनवर्सली मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है तो वो घटता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स घटेगा अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो। ओके, नाउ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सेम चीज यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आई विल शेयर द डॉक्यूमेंट ऑल्सो, उसको अलग अंदाज से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन है। इज ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव? यस, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव सिंस द वर्क डन बाय इट अराउंड अ क्लोज पाथ इज जीरो। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव है। क्यों? क्योंकि वर्क डन बाय इट अराउंड अ क्लोज पाथ के अराउंड में क्या होता है, वर्क डन इज जीरो है, क्योंकि वो एक पॉइंट से निकल के वापस उसी पॉइंट पे आ रहा है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, इज देयर ग्रेविटेशनल फोर्स इन वैक्यूम? वैक्यूम में ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या? यस, देयर कैन बी अ ग्रेविटेशनल फोर्स इन वैक्यूम। ओके, व्हाट इज
सी वैक्यूम हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो रहेगा, ठीक है। व्हाट इज द रेंज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका रेंज कितना है, द रेंज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब अनलिमिटेड है, वी डोंट नो, जहां तक अब तक हमारी रीच है वहां पे हमें ग्रेविटेशनल फोर्स फील होता है, ठीक है। सो वी डोंट नो कहां तक है, बट इनफाइनाइट है। ऑल्दो इट बिकम्स वीकर एज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स इंक्रीजेस, लेकिन जब तक दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस होगा वो होगा, जब तक डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो वीक वीक होते जाता है। विच मेजरमेंट चेंजेस बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस, कौन सा मेजरमेंट है जो चेंज होता है, वेट, वो वजन है। A person's weight on the earth is not the same on the moon due to the difference in gravitational force, मतलब कौन सा मेजरमेंट है जो चेंज होता है बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटी। देखो हमारा वेट है ना वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही कैलकुलेट होता है, ठीक है। हमारा कितना मास है उसके बेसिस पे, हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स के बेसिस पे वो कैलकुलेट होती है। मैंने अभी एक एग्जांपल आपको जो भेजा है, हाउ फाइंड द वेट ऑफ अ पर्सन, वेट ऑफ अ मास ऑन मून एंड अर्थ, तो वहां पे हमने देखा है कि वो 6 टाइम्स होता है, ठीक है। तो दैट मीन्स इट विल चेंज, ओके, तो वेट चेंज होगा। विच फोर्स इज स्ट्रॉन्गर, ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रिकल, द इलेक्ट्रिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स, ये उसका आंसर है। Okay, this I have already explained in the different video. Now I will try to explain you some more from this PDF. Okay, few more important points. हाँ ये देखो, ये हमारा फॉर्मूला है ना, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसमें है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो ये जो m1 m2 है ना, ये प्रोडक्ट ऑफ मासेस है, और d स्क्वायर जो है वो क्या है हमारा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, तो ये d हमारा है, ठीक है। नाउ लेट्स गेट टू फ्यू मोर कंसेप्ट्स। हाँ, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, the earth exerts gravitational force on object near it. According to Newton's second law, the motion a force acting on a body results in acceleration. फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मतलब कोई भी चीज हम हाइट पे लेते हैं ना, तो और हाइट से छोड़ देते हैं, तो जितनी हाइट पे उसको लेके जाओगे ना उतना क्या करेगा, वो ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स आपका एक्सेलरेट बढ़ते 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 जाएगा। तो जो आपका स्पीड का चेंज है ना, दैट इज योर एक्सेलरेशन। So this thus the gravitational force due to the earth on body result in acceleration। तो ये जो acceleration होता है उसको क्या बोलते हैं, acceleration due to gravity, and this is denoted by g, this is denoted by g, okay, and this is always directed towards the center of the earth. Now value of g on the surface of the earth, we can calculate the value of g by using Newton's universal law of gravitation for an object of mass m। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं इसको मानता हूँ, क्योंकि ये ना हमारे सारे इक्वेशन में ये फॉर्मूला, ये g इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर यूज होता है। तो f इज इक्वल टू जी एम एम बाय आर स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। और ये g इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर, इसको तो पक्का रट लो बिकॉज ये आएगा। और ये g का वैल्यू कैसे 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो ये हम वी विल लाइक डिस्कस लेटर, क्योंकि हम जस्ट ओवरव्यू कर रहे हैं शॉर्ट में, इसके लिए हम उसको अभी डिटेल में नहीं देखेंगे। हाँ, मास एंड वेट, मास एंड वेट में क्या डिफरेंस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मास क्या होता है, मास इज अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी चीज, कोई भी बॉडी, किसी भी बॉडी में, किसी भी चीज में, किसी भी बॉक्स या कोई भी चीज पकड़ लो, उसके अंदर जितनी भी चीजें हैं ना उसको बोलते हैं मास। मास मतलब अमाउंट ऑफ मैटर, मतलब वो मैटर, मतलब अमाउंट ऑफ मैटर मतलब क्या बोलो अभी, अमाउंट ऑफ मैटर मतलब कोई भी चीज की मात्रा, कोई भी चीज की मात्रा उस ऑब्जेक्ट में कितनी है उसको बोलेंगे मास, ओके। इसका ऐसा यूनिट क्या है, किलोग्राम। और वेट किसको बोलते हैं, वेट इज डिफाइंड बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, मतलब उस मास को कितना ग्रेविटेशनल फोर्स खींच रहा है उसको बोलेंगे वेट। सो वेट इज इक्वल टू फोर्स वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये हमें आगे यूज होगा। हाँ, ये मैंने जस्ट वीडियो अपलोड किया है और इसके अंदर मैंने सारा चीज एक्सप्लेन किया हुआ है, इन डिटेल पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू
हेल्प यू अलॉट। इसमें 3 क्वेश्चन है, ये एक है, फिर इसमें फ्री फॉल का नहीं है, आई एम सॉरी, हाँ ये एक मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर एस्केप पोटेंशियल एनर्जी, एस्केप वेलोसिटी एंड फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, ये दोनों वैल्यूज कैलकुलेट करके एस्केप वेलोसिटी भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, सो प्लीज गो थ्रू इट। ठीक है, फ्री फॉल क्या होता है? फ्री फॉल होता है कि फॉर एग्जांपल आपने हाथ एक हॉरिजॉन्टली पकड़ा और उसके अंदर कोई चीज पकड़ी, हाथ में पेन पकड़ लिया, तो आपने जब हाथ में पेन पकड़ लिया और पेन हाथ को ऐसे एक हॉरिजॉन्टली लेफ्ट साइड में हवा में पकड़ लिया अपने हाथ को, उस ऑब्जेक्ट को, तो उसका क्या मतलब हुआ? उसके ऊपर आप कोई पुश नहीं कर रहे हो, मतलब उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहे, आपने बस पकड़ के उसको रखा हुआ है। जैसे आप उसको छोड़ दोगे ना तो नीचे गिरेगा। तो नीचे क्यों गिरेगा? क्योंकि आपने उसको छोड़ा, छोड़ने के बाद उस पर क्या काम करेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स जब काम करता है ना, आपने उसको धक्का नहीं दिया, पुल नहीं किया, कोई और फोर्स नहीं लगाया, ठीक है, जब सिर्फ वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बेसिस पे काम करता है तो उसको क्या बोलेंगे? फ्री फॉल। फ्री फॉल मतलब क्या? फ्री फ्रॉम फोर्स, फॉल ड्यू टू ग्रेविटी, ये चीज याद रखना। फ्री फ्रॉम फोर्स, फॉल ड्यू टू ग्रेविटी। तो डेफिनेशन लिख दोगे कि ये फोर्स इस पे कोई अप्लाई नहीं हुआ है और फॉल हुआ है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स कोई अप्लाई नहीं हुआ मतलब एक्सटर्नल फोर्स कोई अप्लाई नहीं हुआ है, ओके, और फॉल हुआ है ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल ओनली। सो इट इज फॉलिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, प्लीज रिमेंबर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है। वी हैव सीन दैट व्हेन अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल ऑफ द अर्थ, ठीक है। सो द वेलोसिटी बिकम्स जीरो आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन हाइट एंड आफ्टर दैट द स्टोन स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन। सो क्या होता है ना कि कोई भी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर हवा में उड़ाते हो तो वो ऊपर जाता है, फिर एक पॉइंट पे आके वो रुक जाता है। अब जब वो जिस पॉइंट पे वो रुक जाता है ना, वहां पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, फिर वो नीचे आता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो आपने जो वेलोसिटी दिया वो एक पॉइंट पे जाके रुक गया, तो जहां पे वो रुक रहा है ना वो होता है आपका एस्केप वेलोसिटी, और उसी पॉइंट से वो नीचे आना शुरू होता है, वो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जिस पॉइंट तक वो ऊपर जा रहा है वो हो गया आपका एस्केप वेलोसिटी। वाह, इतना छोटा चैप्टर, इतना ब्यूटीफुल चैप्टर है और इतने छोटे और इजी कंसेप्ट्स है ना कि कुछ ही मिनट्स में कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।